जय हिंद दोस्तों। 27 नवंबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज के करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल और एक गरिमा गृह का आरंभ किया है। ये जो राष्ट्रीय पोर्टल होगा, इस राष्ट्रीय पोर्टल से ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने प्रमाण पत्र और अपने पहचान पत्र की इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं ले सकते हैं और उन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कहीं पर आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आई कार्ड और प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए। अब देखिए, ट्रांसजेंडर व्यक्ति भारत में कौन होगा। भारत में जिस व्यक्ति को ट्रांसजेंडर पर्सन घोषित किया गया है वो क्या हो सकता है, जो भी जिसका लिंग ना स्त्री का है ना ही पुरुष का है, या फिर जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के सम्मिलित लक्षण हैं, तो ऐसे पहचान वाले व्यक्ति को ट्रांसजेंडर व्यक्ति घोषित किया गया है। और इस जेंडर वाले व्यक्तियों को सुविधा देने के लिए ये राष्ट्रीय पोर्टल बनाया गया है। क्योंकि अगर कोई भी पर्सन ट्रांसजेंडर है, वो ट्रांसजेंडर कैसे घोषित करेगा, उसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था की है कि वो मजिस्ट्रेट के पास अपना आवेदन करेगा, मजिस्ट्रेट मेडिकल उसका चेकअप कराएगा, मेडिकल चेकअप में फिट पाए जाने पर, यानी कि वो न स्त्री है ना ही पुरुष है, यानी कि तब वो ट्रांसजेंडर हो जाएगा और उसे एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। उन्हीं सर्टिफिकेट के लिए ये राष्ट्रीय पोर्टल बनाया गया है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण किया जा सके, इसके लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया है और इसे कानूनी रूप से 10 जनवरी 2020 को लागू कर दिया गया है। यह अधिनियम ट्रांसजेंडर के अधिकारों की रक्षा और ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए लागू किया गया है। इस अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को खुद की पहचान के लिए स्वघोषित पहचान की अनुमति दी गई है। अभी देखिए, जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए गरिमा गृह बनाया गया है, यह गुजरात के वडोदरा में बनाया गया है और इसका संचालन लक्ष्य ट्रस्ट के द्वारा किया जाएगा। इस गरिमा गृह में सभी बेसिक नीड्स जैसे आवास हो गया, भोजन हो गया, चिकित्सा हो गया, मनोरंजन हो गया, शिक्षा भी है, आदि सुविधाओं के साथ सभी ट्रांसजेंडर को जिनको आवश्यकता होगी उनको आश्रय देगा। और ये जो गरिमा गृह स्थापित किया गया है, ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह की योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया है। भारत सरकार इसमें फंड दे रही है। गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ट्रांसजेंडर को कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा ये संस्थान। कौन संस्थान? लक्ष्य ट्रस्ट। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक पोषण अभियान से संबंधित है। प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा इसका। नीति आयोग ने अपनी तीसरी प्रगति रिपोर्ट जारी की है पोषण अभियान पर, और इस पे कहा गया है कि पोषण अभियान के तहत केंद्र के पोषण लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है। यानी कि अभी उतने पर्याप्त प्रयास नहीं हो रहे हैं कि भारत में कुपोषण की स्थिति को कम किया जा सके। और 2020 का जो पोषण अभियान था उसका शीर्षक है कि भारत में पोषण पर प्रगति को तेज करना है। इसमें क्या लगेगा, ये पूरा शीर्षक है, भारत में पोषण पर प्रगति को तेज करना, इसमें क्या लगेगा। 2016 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जारी किया गया था। इस सर्वे में निकल गया था कि 50% से अधिक गर्भवती और गैर गर्भवती महिलाओं में खून की कमी थी। सीधा सीधा कहा जाए तो उन्हें एनीमिया था। 50% महिलाएं भारत में ऐसी हैं। 2016 की बात, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है। इतना आगे आने के बाद 50% महिलाएं अभी भी एनीमिया से पीड़ित हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर पूरक आहार और स्तनपान पर जोर दिया जाए तो भारत में स्टंटिंग के मामलों में 60% तक की कमी लाई जा सकती है। अब ये देखिए, जो स्टंटिंग और वेस्टिंग 2 शब्द आते हैं। अगर आयु के साथ हाइट नहीं बढ़ रही है तो उसे बोलते हैं स्टंटिंग, और अगर कद के साथ वजन नहीं बढ़ रहा उसे बोलते हैं वेस्टिंग। दोनों शब्द को याद रखिएगा, स्टंटिंग और वेस्टिंग। स्टंटिंग कहते हैं जब आयु के साथ कद ना बढ़े, वो स्थिति होती स्टंटिंग। भारत में ये लगभग 37% के आसपास है। और वेस्टिंग, अगर कद बढ़ रहा है लेकिन वजन नहीं बढ़ रहा तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं वेस्टिंग। भारत में ये 20% है विश्व का।
अब ये देखिए, रिपोर्ट में स्टंटिंग के लिए भारत का जो लक्ष्य था, ये विश्व स्वास्थ्य असेंबली यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसके द्वारा जो निर्धारित किया गया था कि 5% का जो दर है उससे अधिक ना हो, लेकिन भारत में कितनी स्टंटिंग 37% है, और जबकि होनी कितनी चाहिए, लगभग 5% होनी चाहिए, बल्कि इससे ही कम होनी चाहिए। होने को तो बिल्कुल 0 ही हो जानी चाहिए, ताकि सभी जो शिशु हैं 0 से 5 वर्ष के, उनका समुचित विकास हो सके। जब इन शिशुओं का विकास बेहतर ढंग से होगा तभी भारत में एक कुशल श्रम शक्ति तैयार होगी, नहीं तो बीमारू देश के रूप में भारत बन जाएगा। इसलिए पोषण अभियान चलाया जा रहा है। तो स्टंटिंग भारत में 37% है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का कहना है कि स्टंटिंग 5% होनी चाहिए, इससे बहुत अधिक है भारत में। और वेस्टिंग ये 20% के आसपास है। इस फैक्ट को याद रखिएगा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं और किशोरियों में एनीमिया के व्यापकता स्तर को कम करने के लिए भारत का लक्ष्य भी व्यापकता के स्तर को आधा करने के WHO के लक्ष्य से कम है। पहले देख ही चुके हैं, 2016 में एनीमिया से लगभग 50% महिलाएं पीड़ित हैं, प्रेग्नेंट हैं वो भी पीड़ित हैं, जो किशोरियां हैं वो भी पीड़ित हैं, यानी एक ये गंभीर समस्या है। भारत ने जो लक्ष्य रखा है उसे देख लेते हैं। 2016 में 50.30% से घटाकर 2022 में 34.4% करना है, और किशोरियों में 2016 में 52.9% से घटाकर 39.66% करना है। यानी कि एक एवरेज मान लिया जाए तो 35% तक लाना है। वर्तमान में कितनी महिलाएं पीड़ित हैं, 50%। 2022 तक कितनी महिलाएं पीड़ित होनी चाहिए, 35%, यानी 15% की कमी लाना है। 15 अंकों का प्रतिशत में जो 15 अंक आ रहे हैं उनकी कमी लाना है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होगी सरकार के लिए, बल्कि सरकार को तो पोषण अभियान को और भी व्यापक स्तर पर चलाना चाहिए, ताकि महिलाओं को, खासकर गर्भवती महिलाओं को, देखिए 2016 में लगभग आधी गर्भवती महिलाएं और 52% किशोरियां एनीमिया से पीड़ित थीं। इसके लिए एक मिशन मोड में अभियान चलाने चाहिए और एनीमिया से मुक्त कर देना चाहिए भारत को। हालांकि सरकार का उद्देश्य है कि 2022 में गर्भवतियों में एनीमिया 34% में मिले, 50% में ना मिले, और किशोरियों में 52% में न रह करके 39% में रह जाए, यानी कि कमी लाना है एनीमिया की पीड़ितों की संख्या में। ये देखिए, पोषण अभियान की पहली और जो दूसरी प्रगति रिपोर्ट थी, ये तो तीसरी है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पहली और जो दूसरी थी उसमें केंद्र द्वारा पोषण अभियान की तैयारी और कार्यान्वयन पर थी। यानी जो पहली और दूसरी रिपोर्ट थी उसमें क्या था कि उसमें पोषण अभियान की तैयारी क्या है और कार्यान्वयन कैसा, उस पर दूसरी रिपोर्ट थी। और जो तीसरी रिपोर्ट है वो किस पर है, वो प्रगति पर है कि पोषण अभियान कहाँ तक पहुंचा है। अभी देखिए, पोषण अभियान 2018 में ही इसका नाम बदला गया है। इससे पहले इस पोषण अभियान को राष्ट्रीय पोषण मिशन के नाम से जाना जाता था। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, हमेशा याद रखिएगा, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और भारत सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार करना है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक भारत की नेविगेशन सिस्टम से रिलेटेड है, यानी IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS। इसको IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मान्यता मिल गई है, और मान्यता मिलने के साथ ही भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा चौथा राष्ट्र बन गया है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन, इन्हीं को IMO ने नेविगेशन सिस्टम में मान्यता दी थी। अमेरिका में GPS है नेविगेशन सिस्टम, रूस में ग्लोनास है, और चीन का जान रहे होंगे, चीन सबका एक ही जैसा नाम रखता है, इसका बाइडू है। और IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो भारत के नेविगेशन सिस्टम को मान्यता दी है, ये वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के अंदर दी है। किसके अंदर, वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम WWRNS के अंतर्गत भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली को मान्यता दी है। देखिए, भारत का जो IRNSS है, ये भारतीय सीमाएं, ये देखिए जो भारतीय सीमाएं, ऐसे भारत का मैप आप देख लीजिए,
इनके अंतर्गत 1500 किलोमीटर तक का जो भी नेविगेशन होगा उसमें हेल्पफुल रहेगा। ये 20 मीटर से अधिक की सटीकता प्रदान करेगा। अभी क्या है, अभी सेना के लिए इसे खोला गया, सामान्य लोगों के लिए इसे खोला नहीं गया है, क्योंकि सामान्य लोगों के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में, सामान्य लोगों के पास जो मोबाइल है, जो भी कार है, जो भी नेविगेशन सिस्टम है, तो उनका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चेंज करना पड़ेगा IRNSS की सुविधाएं जीपीएस जैसे लेने के लिए। तो वर्तमान में नेविगेशन सिस्टम में हम लोग जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं और IRNSS ये भी भारत की सेना इस्तेमाल कर रही है। इस IRNSS में 8 उपग्रह शामिल हैं और ये IRNSS 1A से शुरू हुए थे और वर्तमान में 1I तक हो गए हैं। इनमें बीच में एक उपग्रह असफल भी रहा था, उसका प्रक्षेपण असफल हो गया था, वो था 1H, यानी कि 1A से लेकर I तक 1A, 1B, C, D, E, F, G, H फेल हो गया और I ये सफल हो गया, यानी कि कुल मिलाकर 9 का प्रक्षेपण किया गया था। एक उपग्रह का प्रक्षेपण असफल हो गया और वर्तमान में 8 उपग्रहों के साथ IRNSS कार्य कर रहा है। 2013 में लॉन्च किया गया था IRNSS, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन के बारे में। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका जिसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को हुई थी, लेकिन 1958 से इसने काम करना शुरू किया और 1959 में इसकी पहली बैठक हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में 174 सदस्य देश हैं और 3 अन्य सहयोगी सदस्य देश हैं। IMO के जो मुखिया हैं वो किलैक लिम इसके मुखिया हैं और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की जो जिम्मेदारियां हैं, जो उद्देश्य हैं, वो ये हैं कि शिपिंग की सुरक्षा और संरक्षा करना, जहाजों द्वारा समुद्री और वायुमंडल प्रदूषण की रोकथाम करना है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक, भारत सरकार ने 2019 में एक सेवा शुरू की थी गरीब और असहाय लोगों के लिए निःशुल्क न्याय देने से संबंधित, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 के ए में लिखा है कि आवश्यक लोगों को, जिनको जरूरत हो, गरीब लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाए। तो उसके लिए एक सेवा शुरू की थी, प्रो बोनो लीगल सर्विसेज। तो इस सर्विस को एप्लीकेशन के माध्यम से देने के लिए एक एप्लीकेशन बनाया, न्याय बंधु। उस न्याय बंधु एप्लीकेशन का iOS संस्करण, यानी कि ऐसा संस्करण जो एप्पल के फोन पर और एप्पल के डिवाइसेस पर चल सके, ऐसा एप्लीकेशन। देखिए, iOS जो एप्लीकेशन होता है इसको एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं और ये एप्पल के फोन पे चलता है, और जो सामान्य अन्य है वो एंड्रॉयड है और विंडोज है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किसी न किसी मोबाइल या फिर कंप्यूटर या फिर अन्य लैपटॉप पर या टैबलेट पर पड़े होते हैं और उन्हीं पर प्रोग्राम रन करते हैं। सामान्य देखने को मिलता है सभी के पास एंड्रॉयड होता है और एंड्रॉयड फोन में गूगल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड वो चलता है। एप्पल अपने में iOS चलाता है, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, और विंडोज़ के जो फ़ोन या फिर लैपटॉप है उसमें विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ लीजिए, ये एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी प्रोग्राम इन ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बनेगा तभी इन डिवाइसेस पर चल पाएगा, अन्यथा नहीं चल पाएगा। अगर किसी को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से किसी प्रोग्राम को बनाया गया है तो वो एंड्रॉयड पर ही चलेगा, वो एप्पल और विंडोज के डिवाइसेस पर नहीं चलेगी। इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास में और बेहतर ढंग से समझेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि ये जो न्याय बंधु एप्लीकेशन है इसका एप्पल डिवाइसेस पर चलने वाला संस्करण लॉन्च किया गया है और अब ये उमंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा। उमंग प्लेटफॉर्म क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। मुख्य उद्देश्य था नागरिकों को प्रमुख सरकारी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवा दी जाए। इसके लिए उमंग शुरू किया गया था 2016 में, एक ऐसा पोर्टल जहां पर सभी सरकारी सेवाएं एक साथ उपलब्ध करा दी जाएं ताकि उनके लिए लोगों को, जनता को इधर उधर भटकना ना पड़े। तो ये जो न्याय बंधु एप्लीकेशन है इसका iOS संस्करण लॉन्च हो गया है और ये अब उमंग प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध रहेगा। और ये न्याय बंधु एप्लीकेशन प्रो बोनो लीगल सर्विसेज
की सेवाएं देने के लिए लॉन्च किया गया है। प्रो बोनो लीगल सर्विसेज क्या है? ये कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा 2019 में सर्विस लॉन्च की गई थी और इसको CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज के सहयोग से न्याय विभाग के द्वारा विकसित किया गया था। समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुख्य कानूनी सहायता प्रदान करने के अनुच्छेद 39A की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सरकार ने प्रो बोनो लीगल सर्विसेज शुरू की थी और उसी को और आसान बनाने के लिए न्याय बंधु एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। इस न्याय बंधु एप्लीकेशन में एक सुविधा और भी जोड़ी गई है। अगर कोई सहायता भी देना चाहता है तो उसके लिए भी एक मंच बना दिया है सरकार ने कि एक सहायता लेने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ सहायता देने वाले लोग हैं, जो स्वेच्छा से अपना समय भी दे सकते हैं और अन्य जो भी सहायता देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। बेसिकली ऐसा समझ सकते हैं कि इस पोर्टल में एक तरफ ऐसे लोग हैं जो गरीब और वंचित हैं जिन्हें न्याय चाहिए, और दूसरी तरफ ये मंच ऐसे लोगों को जोड़ देगा, ऐसे अधिवक्ताओं को जोड़ देगा जो अपना समय दे करके इन जरूरतमंदों की सहायता करना चाहते हैं। तो ये काम को आसान बना रहा है न्याय बंधु एप्लीकेशन। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन से संबंधित है और उस उन्मूलन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 25 नवंबर को, और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए उन्हें जागरूक किया जा सके, यानी जागरूकता बढ़ाने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए कि उनके खिलाफ हिंसा ना हो सके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसके लिए 25 नवंबर को एक विशेष दिवस महिलाओं के खिलाफ हिंसा से उन्मूलन का दिवस मनाया जाता है। और 2020 का जो विषय था वो विषय था अरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट। ये पूरा विषय था 2020 का, अरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय 2020 पर 16 दिनों का 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट डेंजर बेस्ड वायलेंस शुरू किया जाएगा। यानी कि जो पुरुषों के द्वारा महिलाओं पर अपराध किए जाते हैं, जो भी ऐसी हरकतें की जाती हैं जिससे महिलाओं के सम्मान को और शारीरिक रूप से चोट आती है, उसके खिलाफ 16 दिनों का एक कार्यक्रम भी संचालित किया जाएगा। और ये जब खत्म होंगे, जिस दिन खत्म होंगे उस दिन आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आ जाएगा। जब आएगा तब उसको भी पढ़ लेंगे। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए, हिंसा के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए जो दिवस मनाया जा रहा है वो सन 2000 से मनाया जा रहा है। और ये इसलिए मनाया जा रहा है ताकि महिलाओं को जागरूक किया जा सके। और किनके सम्मान में मनाया जाता है इसको देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए बात उठाने का काम करती थी मीराबाई सिस्टर्स थी, उनको मार दिया गया था और उन्हीं को सम्मानित करने के लिए, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 नवंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस का आयोजन किया जाता है या ये दिवस मनाया जाता है। आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल दी है, उसे वहाँ से जा कर के आप जानकारी ले सकते हैं। प्रीलिम्स की तैयारी से संबंधित हो या फिर मेंस की तैयारी से संबंधित हो, किसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस करंट अफेयर की आपको PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर प्रत्येक दिन PDF अपलोड कर दी जाती है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं आप। नोट्स लगातार बनाते रहें, नोट्स बनाते रहेंगे, न केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस आपका बहुत ही अच्छे अंकों के साथ सफल होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।